नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं समाज, शिक्षा और नीतियों की उन परतों की जिन पर देश की बुनियाद टिकी होती है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसा नाम जिन्होंने वक्फ की जटिल व्यवस्थाओं से लेकर शिक्षा में सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो या फिर अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षणिक चुनौतियों पर गहन शोध कार्य हो, ये सब किया है। वो शिक्षाविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, नीति विश्लेषक भी, और एक ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जो इन विषयों को सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि जमीनी अनुभवों से जोड़ता है। हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में सैयद महमूद अख्तर साहब का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपने मौका दिया आ जाने का। सबसे पहले चूँकि होता यह है कि जब इंसान 3-4 जगहों में काम कर लेता है, जैसा आपने बताया, तो कई चीज़ें दिमाग में घूमने लगती हैं कि आज के दिन में क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे देश की उन्नति हो, हमारे अल्पसंख्यकों का भी बेहतरी हो, उत्थान हो उनका, और साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उन पिछड़े वर्गों को आगे किया जाए, जिनके लिए हम शिक्षा में काम करते हैं, जिनके लिए हम वक्फ में काम करते हैं, और जिनके लिए हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी जो आपने बताया उसके लिए काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, हमारे देश का जो माहौल है उसमें डिप्लोमेसी की एक बहुत ही, कह लीजिए, ख़ास ज़रूरत है। लेकिन ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये टर्म क्या है और कैसे इसे हम आसान शब्दों में समझ सकते हैं? देखिए, ये एक प्रोफेसर जोसेफ नाई साहब हैं, जो प्रोफेसर थे यूएस में, उन्हीं का क्वाइन किया हुआ शब्द है। उन्होंने सॉफ्ट पावर बनाया था, वर्ड किया था क्वाइन। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि डिप्लोमेसी एक हार्ड नॉक्स के साथ चलती है, जो अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि साहब आपने ये किया तो हम ये करेंगे और जवाब देंगे आपका। हम ईंट का जवाब पत्थर से भी दे सकते हैं, शब्दों से भी दे सकते हैं। सॉफ्ट पावर में सब कुछ सॉफ्ट होता है, और सॉफ्ट पावर बहुत सी चीज़ों को लेके चलता है। सबसे बड़ी चीज़ जो सॉफ्ट पावर की होती है वो एजुकेशन होती है। आज के दिन मैंने आईसीसीआर में भी काम किया है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में काम किया है, 3 साल था मैं। तो हम लोग बाहर विदेश के बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च देती है। हमारे टाइम में स्कॉलरशिप 8,000 से बढ़ा के 18,000 की गई थी, और ये पूरे भारतवर्ष में आईआईटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, जहाँ उनकी इच्छा होती है, हमारे एम्बेसी के थ्रू नाम आते हैं और हम लोग उनको वहाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप पूछेंगे क्यों पढ़ाते हैं, इतना बड़ा खर्चा गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि वो सब तो बाहर लौट जाएंगे, जाहिर सी बात है, वो सब लौट जाएंगे। कोई चाइना में हिंदी सीखने आया है वो चाइना जाएगा, इंडोनेशिया से कोई भाषा इंडोनेशिया जेएनयू में पढ़ने आया है वो वहाँ जाएगा, नेपाल वाले नेपाल। लेकिन जब वो यहाँ से पढ़ के निकलेंगे तो इन 5 सालों 3 सालों में वो भारत के मतलब अनऑफिशियल नागरिक बन चुके रहेंगे, और वो जब जाएंगे यहाँ से तो एक हमारे एम्बेसडर ऑफ गुडविल होके जाएंगे वो, और अपने कंट्रियों में जाकर के, अपने अपने मुल्क में जाकर के, अपने अपने जगहों में जाकर के वो भारत की ही बात करेंगे, क्योंकि पढ़ाई भारत में हुई है। अगर आईआईटी से कोई लड़की इंजीनियर बन के निकली हैं और लीबिया गई हैं, तो वो लीबिया में जब तक रहेंगी और बड़े से बड़े पोस्ट पर पहुंच सकती हैं तो वो भारत का नाम रोशन करेंगी। तो इससे क्या होता है कि हमारा गुडविल बनता है दूसरे मुल्कों के साथ। अगर कोई कंट्री या कोई ऐसा बीच में आ जाता है कि साहब किसी बातों पे हमसे रंजिश है या कोई बात पर हमसे वो नहीं एग्री कर रहे हैं, जब उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे और जाएंगे तो वो रंजिश खत्म हो जाएगी। तो जैसे हमने इस दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचा, एक आम आदमी शायद नहीं सोचता है, पत्रकार फिर भी सोच सकते हैं। हमें लगता है जैसे कि एजुकेशन के लिए जब हम दूसरे देश जाते हैं या कोई हमारे देश में आता है तो सिर्फ एक बेहतर एजुकेशन के उद्देश्य से आता है, लेकिन इसके पीछे एक मकसद और भी छिपा होता है जिसको हम डिप्लोमेटिक नजरिए से देखते हैं। यही कहना चाह रहे हैं जी। तो इसकी और क्या क्या डायमेंशन है? आपने कहा सबसे पहला तो एजुकेशन है। दूसरा डायमेंशन जो है वो सांस्कृतिक है, कल्चरल है। कल्चरल में बहुत चीज़ आती है, यहाँ के नृत्य आते हैं, यहाँ की म्यूज़िक आती है, फ्यूज़न आता है, यहाँ के अद्भुत दृश्य आते हैं टूरिज़्म में, जो आके घूमते हैं और देखते हैं। तो कहीं भी पहाड़ों में जाते हैं या जंगलों में जाते हैं तो भारत की तो चीज़ें देख रहे हैं वो, और अपने कंट्री में जब जाएंगे, अब कोई लैंडलॉक्ड कंट्री से आता है, नेपाल से, कोई अफगानिस्तान से आता है लैंडलॉक्ड है, तो उन्हें समुद्र देखने को नहीं मिलता, यहाँ सागर देखने को मिलता है, सागर की लहरें देखने को मिलती हैं, तो बहुत खुश होके जाते हैं। और जो सबसे बड़ा फ्यूजन होता है वो फूड होता है, जो हम लोगों ने रियलाइज़ किया, खाना।
जिसको हम कहते हैं, हम सोचते नहीं इसके बारे में, लेकिन ये सच्चाई है। वो खाने आते हैं और मतलब जब खाना खाते हैं तो उनको लगता है कि साहब भारतीय खाने में तो बहुत वैरायटी है। हर 300 किलोमीटर पर भाषा बदलती है, कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है और सब कुछ बदलता है। तो वो तो भारत के एम्बेसडर होकर तैयार होकर जाते हैं यहाँ से। तो वो जब जाएंगे, आप यकीन मान, और यहाँ से कई लोग ऐसे गए जो बहुत बड़े बड़े पोस्टों पर, राष्ट्रपति तक बने हैं अपने कंट्री में जाके। वो हमारे यहाँ के पड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में मैं जानता था, एम्बेसडर बन के आए हैं, वापस यहाँ आए, उन सब से मैं मिला हूँ। तो ये लोग, बल्कि जब मैं ICCR में था तो एक बड़ा अच्छा देखने को मिला। ये उस वक्त की बात है जब तालिबान पावर में नहीं आए थे। तो वहाँ से एक 32 लेडीज़ का एक ऑर्केस्ट्रा आया था जो सिर्फ लेडीज़ का था, और उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के एक फंक्शन में परफॉर्म किया दिल्ली में, और बाद में हमारे ICCR में दूसरे दिन आए जहाँ हम लोगों ने अरेंज कराया। सिर्फ वहाँ की महिलाएं थीं। उन्होंने बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल मॉडर्न तरीके से किया, आप सोच नहीं पाएंगे, अफगानिस्तान कर रहा है। और जो दिल्ली में उनका शो हुआ उसमें आप सुन के ताज्जुब करेंगी, प्राइवेट कैपेसिटी में जो चीफ गेस्ट आए थे वो बाराक ओबामा आए थे खुद। उन्होंने ये देखा है दिल्ली में आके। ये तो एक बहुत बड़ा कह लीजिए हमारी तरफ से पहल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये दूसरे देश भी तो सिमिलर करते होंगे, जैसे जो हम दूसरे देशों से अपने देश में स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, तो दूसरे देश भी तो सेम कर रहे हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स यूक्रेन गए और यूक्रेन में जो वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हुई, फिर वहाँ से स्टूडेंट्स को लाना पड़ा, तो उसमें ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी काम आती है उस समय। हाँ, आती है। इसलिए कि देखिए, वो जो वहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, वो राजनीतिक होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफेंस से रिलेटेड हो जाती हैं। उसमें जो हमारे विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं उनको वहाँ के बच्चों से, वहाँ के लोगों से सहानुभूति बहुत मिलती है। और जब उनको बुलाना पड़ता है, कोई कारण ऐसा बन जाता है कि नहीं, उनको भारत बुलाना ज़रूरी है, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लोग हैं, वो हमारे अधिकारियों का पूरा सहयोग देते हैं और उनको वापस लाने में बहुत सहयोग देते हैं। जब हालात ठीक हो जाते हैं फिर वापस भी जाएंगे वो और फिर पढ़ेंगे वहाँ। लेकिन ये चलता रहेगा। लेकिन ये एक ऐसा चैनल है जो एक लगातार चलेगा, क्योंकि इस चैनल में कोई बंदिश नहीं है। यहाँ पढ़ाई का चैनल है, घूमने का चैनल है, दोस्ती का चैनल है। कोई ऐसे देश हैं सर जहाँ ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी, खास तौर से अगर फोकस एजुकेशन पे करें, इसके माध्यम से हमारे रिश्ते बहुत सुधरे हों, बेहतर हुए हों? मैं जब 3 साल रहा तो हिंदी पढ़ने चाइना से लोग आते थे, और चाइना बोलना ही है कि भाई चाइना से क्या संबंध है, वो हम लोग जानते हैं। और चाइना में तो अंग्रेजी भी ना पढ़ना चाहें तो फिर वो हिंदी पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से जाते थे। यहाँ के आई थिंक आगरा में एक बहुत बड़ा हिंदी का वो है, ऑफिस चलता है हमारा, मैं उसका नाम बता दूंगा, केंद्रीय हिंदी संस्थान है शायद वो, एक भोपाल में एक वहाँ है। दोनों जगह से पढ़ के जाते थे और अति सुंदर हिंदी बोलते थे चाइनीज़ बच्चे। मैंने एम्बेसी में प्रोग्राम अटेंड किए हैं, खास करके जो राजदूत थे वहाँ के ऑनरेबल चाइना के, वो आके मिलते थे, कहते थे आप ICCR से आए हैं, आप हिंदी में वार्तालाप करें हमारे बच्चों से। और ये चाइनीज़ बच्चे होते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। अफगानिस्तान से हमारे बच्चे आते थे, उनका बेसिक लैंग्वेज पश्तो या पर्शियन है, पर वो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। और हिंदुस्तान में हालांकि बड़े उदंड नेचर के भी लोग हैं, मोटरसाइकिल चला के 2 बजे रात में भी भागते थे यूनिवर्सिटी से, लेकिन पढ़ते थे और आज भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सॉफ्ट पावर है, ये तो सबसे बड़ा एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट होने का एक जरिया है, जिसको आगे चलाना चाहिए। एक मैं नया ट्रेंड आजकल के स्कूलों में ये भी देख रही हूँ कि जैसे हमारे देश के बच्चे एक ट्रिप पे जाते हैं स्पेन, या स्पेन के बच्चे यहाँ आते हैं, फिर वो बच्चे ना सिर्फ वो होटल में नहीं रुकते, जैसे दूसरे देश के बच्चे यहाँ बुलाए गए तो एक एक पेरेंट के साथ एक एक बच्चे के घर में रुकते हैं, एंड देन दे लर्न, रोम अराउंड, लिव लाइक अ फैमिली विद दैट फैमिली, and I think it is a great way to interact and live in an Indian house. Absolutely, I agree with you, because देखिए, हिंदुस्तान में आए, भारत में आए और सिर्फ भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तक सीमित रह गए तो भारतीय वे ऑफ लाइफ नहीं दिखेगी। लेकिन जब वो आकर के एज ए गेस्ट फैमिली के साथ टिकते हैं तो वो देखते हैं कि साहब क्या रिश्ते हैं, भाई बहन कैसे रहते हैं, माता पिता के साथ कैसे रहा जाता है, क्या उनकी आकांक्षाएं होती हैं वहाँ से जो पूरी हो सकती हैं, उनकी लिविंग क्या है, उनके खाना क्या है, उनके रहने सहने खेलने के क्या साधन है। तो ये सब का एक तजुर्बा बच्चों के दिमाग में आगे के लिए रहता है, और जब वो यहाँ से जाते हैं तो एक छवि लेके जाते हैं जो मेरे हिसाब से अति सुंदर है। और
काफ़ी दिनों तक ये छवि उनके दिमाग में रहेगी, बल्कि हमेशा रहेगी। और जब भी वो भारत का नाम लेंगे तो एक ऐसी मतलब फीलिंग के साथ लेंगे जो बहुत अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। सर, सॉफ्ट डिप्लोमेसी तो एक बहुत ही अच्छा टर्म जो है कॉइन किया गया है, जिस दिशा में हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं एडू के माध्यम से जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन बच्चों के लिए क्या है एडू और क्या उद्देश्य हैं आपके? देखिए, आईडू का पूरा फॉर्म है अलायंस फॉर द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड। ये आज से करीब 2.5 साल पहले कुछ बहुत एमिनेंट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ने मिलकर बनाया था। मैं अगर आप नाम लेना चाहेंगी तो मैं नाम भी बता देता हूं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह साहब थे जो डिप्टी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी थे और वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जिसमें SY कुरैशी साहब थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी इसके फाउंडर रहे हैं, जिसमें नजीब जंग साहब थे, वो भी इसके फाउंडर रहे हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो भी इसके मेंबर रहे हैं, और दिनेश सिंह जो वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी इसके फाउंडर ये रहे हैं। तो ये जब बना था, ये कंसेप्ट ये था कि साहब जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पास किताब पेंसिल तो दूर रहा, पढ़ने की जगह घर पे नहीं है, उनको कैसे सक्षम बनाया जाए, उनको क्या सपोर्ट दिया जाए कि वो अगर EWS स्कीम में भी एडमिशन होता है तो पूरा कोर्स कंप्लीट करके अपना 9th 10th का एग्ज़ाम दे के बाहर निकले। और आप यकीन मानिए, हम लोगों ने करीब 8 सेंटर पूरे भारत में बनाए हैं। दिल्ली में 3-4 हैं, लखनऊ में एक अभी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, जगह मिल चुकी है, किथौड़ एक जगह है, वहाँ पर एक मदरसे में शुरू कर रहे हैं, मेरठ में। बिहार में हम लोगों ने सीतामढ़ी में किया हुआ है, वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के साथ चल रहे हैं। तो हमें बहुत इनकरेजिंग साइंस मिले हैं। हमने टीचर जो हैं प्रोवाइड किए हैं आगा खान फाउंडेशन से लेके, जो उन बच्चों को जिनको बैठने में भी दिक्कत थी, खड़े होने में भी नहीं जानते थे, बात करना तो दूर रहा, उनको आज फर्राटे के साथ अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना सिखा चुके हैं, सिखा रहे हैं। मैं तो आप लोगों को दावत देता हूं, कभी आकर के देखें हमारे सेंटर को, लोग आएँ देखें और ये भी देखें कि उन बच्चों के साथ हम लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं कि वो बहुत नॉर्मल होकर के अपने स्कूलों में जाते हैं। तो आईडू का क्या उद्देश्य क्या है? आपसे मेरी बातचीत हो रही थी पहले, आपने कहा कि उसकी 5 पॉइंटर्स हैं जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं। आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन दैट। यस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टू क्रिएट कॉमन स्टडी सेंटर्स। हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि घरों पे अगर बच्चों को छोड़ा जाएगा तो उनके पास जगह भी नहीं है। 2 कमरों में 8 आदमी रहते हैं, कहाँ पढ़ेंगे वो, कहाँ किताबें रखेंगे? बेसिकली माइनॉरिटीज के बच्चों माइनॉरिटीज मीन्स ये नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के हों, हर समुदाय के जो पिछड़े हैं वो भी हमारे साथ हैं। okay. और उसमें मदरसे के बच्चे भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, हर तबके के लोग हैं, दलित हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सब आते हैं। okay. लेकिन हाँ, माइनॉरिटीज को हम लोग अपलिफ्ट जरूर करते हैं। दूसरी चीज जो हम लोगों ने शुरू किया है कि साहब जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें क्या कमी है। अगर उनकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, दे कैन नॉट इफेक्टिवली कम्युनिकेट व्हाट दे वांट टू डू विद द चिल्ड्रन, तो एफर्ट फेल कर जाएगा। तो उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोग लगे हुए हैं कि उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको कैसे सक्षम किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में चल रहा है। ये टीचर्स आल्सो हैव टू अडैप्ट देमसेल्व्स टू द ग्रोथ चेंजिंग एनवायरनमेंट। यस, दे हैव टू डू इट। नाउ दे हैव टू पिक अप गुड कम्युनिकेटिव हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश which they have to convey to their students. They have to pick up artificial intelligence कि कैसे पढ़ाया जाता है। मैंने अभी हाल में बात की थी अपने टीचर से, हमने कहा यार होलोग्राम बना के पढ़ाओ ना। होलोग्राम में तुम गांधी जी की होलोग्राम बनाओ, पंडित नेहरू का बनाओ, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाओ, और उनके मुंह से वार्तालाप कराओ बच्चों को, वो क्या बोलते हैं, बच्चों की क्यूरियोसिटी जगेगी, टेक्नो सैवी बनाएंगे। तो ये सब चीज़ हम लोग करना चाहते हैं। साथ साथ हम उनको लिखने पढ़ने की जो सुविधा दे सकते हैं देते हैं। टीचर्स को ये बताया गया है कि साहब उनको खड़े होकर बोलना सिखाइए, अच्छी राइटिंग सिखाइए, मैथ्स का कंसेप्ट दीजिए, कंप्यूटर सिखाइए, ये सब वो लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो स्किल डेवलपमेंट है। क्योंकि हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि सारे के सारे बच्चे पढ़ के वाइट कॉलर या ब्लू कॉलर जॉब में नहीं जा पाएंगे। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ कुकिंग कर सकती हैं, लेडीज़ बच्चियां जो आती हैं, कुछ डिफेंस में जा सकती हैं। तो उन लोगों को क्या ऐसा स्किल सिखाया जाए कि वो लोग आगे निकल पाएँ।
तो हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बिहार सीतामढ़ी में एक इंस्टीट्यूट शुरू कर दिया है, जिसमें हमारी मदद हुई है हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से। हम लोग गए थे मिलने, मंत्री महोदय ने हेल्प किया है, सचिव महोदय जो हमारे कॉलेज के पढ़े हुए हैं झारखंड से, उन्होंने बहुत मदद किया है। तो हम लोग उसमें काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अगर हिंदुस्तान से बाहर जाके भी काम करना है, कुछ पैसे कमाने हैं, तो ये बच्चे सीख लीजिए जाएं कि बाहर जाके पैसा कमा सकें या भारतवर्ष में खुद सेल्फ सफिशिएंट हो बन जाए, चाहे वो किसी भी, चाहे शिक्षा के माध्यम से, चाहे स्किल के माध्यम से। और चौथी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं वो है कि साहब एंटरप्रेन्योरशिप। जो हमारे एक दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर आसिया चौधरी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने हम लोगों को बहुत ज़्यादा इस मामले में इंस्पायर किया है। उनके प्रोजेक्ट चलते हैं जो वो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के साथ करती हैं यूएसए में, और उसमें उन्होंने वहाँ की लेडीज़ को स्किल डेवलपमेंट में और एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत आगे ले गई हैं। जैसे वो कुकिंग के क्लासेस कराती हैं, एम्ब्रॉयडरी का कराती हैं, स्विमिंग का कराती हैं, बहुत सी चीज़ करा रही हैं। उसमें 200, 300, 400 स्ट्रेंथ के लोग आते हैं, सीखते हैं। वो भी हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और उसको भी हम लोग पूरे देखिए, हम लोग अभी 2.5 साल पुराने संस्थान है, तो बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ कंस्ट्रेंट है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो उसी कंस्ट्रेंट में आगे लेकर के हम लोगों का एक विज़न है, हमारे फाउंडर्स का विज़न है। जो हमारे फाउंडर्स हैं, हमारे गवर्निंग काउंसिल में बहुत ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कोई वाइस चांसलर रहे हैं, कोई प्रिंसिपल रहे हैं, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कोई रिटायर्ड एम्बेसडर रहे हैं। ऐसे लोगों का जो विज़न, कोई एंटरप्रेन्योरशिप के माहिर हैं, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। तो ये सब लोग जब एक साथ अपनी बातें करते हैं तो हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम उसको लेके आगे चलते हैं। क्योंकि मैं उसका सीईओ हूँ, तो मुझे पता है कि इन लोगों की जब एक कलेक्टिव विजडम मिलेगी तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और आखिरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि मदरसे, हमारे यहाँ मदरसे ऐसे हैं, अच्छे भी हैं बहुत। उसमें हम लोगों ने क्या रियलाइज़ किया कि मदरसे में लोग जो कुरान पढ़ते हैं, होली किताब कुरान पढ़ते हैं, उसको वो अपने मेमोरी में पूरी की पूरी बांध लेते हैं। और आपको 8 साल का बच्चा मिलेगा जो पूरी कुरान आपको पढ़ के सुना देगा 10 साल का। तो जो जिसका मेमोरी इतनी शार्प हो, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में क्यों नहीं शार्प हो सकता है? बिल्कुल। सेकुलर स्टडीज़ में क्यों नहीं हो सकता है? इंग्लिश में क्यों नहीं हो सकता है? तो हम उसको भी मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम बना के दे रहे हैं, उनके टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनको एक पूरी की पूरी जो हमारी नेशनल मेन स्ट्रीम उसका पार्ट वो है भी, उसमें और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें हम सर, लेकिन जो अब तक हम लोग देखते आ रहे हैं, वो यही एक मन में बना हुआ है सबके कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं निकलते, पीछे रह जाते हैं, मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाते। वजह क्या देखते हैं आप? देखिए, बहुत सही आपने कहा है। और सचर कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, जिस पर हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय बना था, जहाँ मैंने काम किया है, वो सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि बहुत ही पिछड़े हुए हैं मुसलमान, खास करके माइनॉरिटीज़ पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई से ये लोग दूर इसलिए हो गए कि यहाँ हमारे यहाँ एक गेटो मेंटेलिटी हो गई है कि साहब एक ही जगह सब रहें, अब चाहे जिस वजह से भी हो। तो जब एक साथ रहेंगे तो वो खेल कूद दिन भर टाइम बर्बाद करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। स्कूल और मदरसे और पढ़ाई में कितने लोग जाते हैं? तो अब हम लोगों ने खास करके, हमारे पहले से भी जो कई लोग इसमें लगे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो लोग ये मान गए हैं कि साहब जहाँ भी बच्चा हो माइनॉरिटी का, उसको पढ़ाया जाए। और अगर पढ़ाई की दौलत उन लोग को मिलती है तो हम 100% श्योर हैं कि जो आज आप और हम सोच रहे हैं कि साहब बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनमें नहीं होनी चाहिए, जो हो गई हैं। एक माहौल बन गया है जिसमें वो थोड़ा डरे समय रह रहे हैं, या दूसरों से मिलने में हिचक रहे हैं, या मिल भी रहे हैं तो शायद उनको वो चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बात करने में। ये शिक्षा से ही दूर होगा, और ये शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जो इनको सबके बराबर खड़ा होने की हिम्मत दे। उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर, जैसे मदरसे हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, धार्मिक संस्थान हैं, स्कूल हैं, जहाँ मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या वो पढ़ाई इज़ नॉट एट पार विथ व्हाट अदर चिल्ड्रन आर गेटिंग? नहीं, मैं ये कहूँगा कि देखिए, मदरसे में भी बहुत अच्छे अच्छे मदरसे हैं जिनको मैं इनफैक्ट अगर आप थोड़ा इतिहास में जाएं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो हमारे बहुत बड़े मतलब इंडिपेंडेंस की लड़ाई के वो एक थे पुराने, हाँ, मौलाना आज़ाद, वो खुद मदरसे के पढ़े हुए थे। और उन्होंने अल अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, जो भी एक मदरसे की तालीम को लेके आगे चले थे। 19 साल में वो आ गए थे, उन्होंने पेपर निकाले थे। तो मदरसे में आपको एक स्कॉलस्टिक ट्रेनिंग तो मिल जाती है, एकेडमिक। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, और पहले भी हो रहा है, ये नहीं कि हम ही कर रहे हैं,
जिसमें मदरसे में साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। उनको 2 पार्टों में बांटा जा रहा है कि सुबह में आप आइए होली कुरान पढ़िए, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनकी लाइफ के बारे में जानिए, और फिर जो सेकंड हाफ में उसमें आप साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़िए। तो इसमें जो बच्चे निकलेंगे और निकल रहे हैं वो आपको, अभी हमने पढ़ा था मदरसे के बच्चे जुडिशरी के इम्तहान में बहुत कामयाब हुए, 1-2 मदरसे के बच्चे सिविल सर्विस में निकल के आए हैं। तो इस चीज़ को अगर हम लोग लेके आगे चलेंगे, और आप यकीन मानिए मैं मदरसों में घूमा हूँ, गया हूँ, वहाँ के बच्चे बहुत आतुर हैं कि उनको सिर्फ कुरान के साथ साथ उनको एक दुनियावी तालीम भी दी जाए, ताकि वो जब बाहर निकलें अच्छा बोल सकें, अच्छा लिख सकें, अच्छी नौकरी कर सकें और समाज के एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग बन के रहें। So can we do one collaborative effort where the mainstream education system जो है उसमें इनको हम किसी तरह शामिल कर सकते हैं, एंड हमारे NEP में क्या जगह दी गई है इन लोगों को? देखिए, NEP में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मदर लैंग्वेज, मदर टंग में आपको सिखाना, उसके बाद आप रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी सब। तो जब आप मदर टंग पे कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसमें उर्दू के साथ साथ आप अरबी में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसके मानी भी तो पढ़िए क्या लिखा है। अब हमारे यहाँ रटने की एक क्वालिटी है कि हम कुरान शरीफ रट लेते हैं, जानते नहीं हैं। तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कुरान में क्या लिखा है, क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन मेरे साथ, तो फिर झगड़ा किस बात का? हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ हमारा ही दीन सब कुछ है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसलिए आपको लोगों के साथ जीना सीखना चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी आनी चाहिए, जिस चीज़ को आप मदरसे में भी सीख सकते हैं, स्कूलों में भी सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपने बहुत अच्छा कहा, कि अगर हम एक कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म अपनाएं तो उसमें हम यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ें, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो यूनिवर्सिटी देती हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो मदरसा देता है, इनको अगर हम जोड़ें तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं, और हम उस दिशा में चल रहे हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्या प्राइवेट जो संस्थान है और जो सरकारी संस्थान है, इन दोनों का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत फ़र्क हो गया है सर, बदल गया है? देखिए, ऐसा है, मैं तो खुद कॉलेज मतलब एक यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, और बाद में फिर सिविल सर्विस में जब मैं आया तो मैं कई यूनिवर्सिटीज़ घूमा। स्टैंडर्ड तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बात यह है कि जो समय चेंज हो रहा है, आपकी टेक्निकल चीज़ें बहुत आगे आ गई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कम्युनिकेशन की बन गया है, एक सद्भावना की फीलिंग आ गई है। NEP को भी अगर आप देखें, उसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कमेंट किया है, मैंने पढ़ा था कि साहब जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो। तो वो आप सेल्फ इसी स्किल डेवलपमेंट से ही तो बनेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप से ही तो बनेंगे आप जॉब क्रिएटर। दूसरी चीज़ जो कही गई थी कि साहब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए, सिर्फ रटने की टेंडेंसी मत लाइए। आप सोचिए कि आपने जो पढ़ा उसमें क्या गलती हो सकती है, आप अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। और तीसरी चीज़ जो NEP की बहुत इफेक्टिव है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। अब एक यूनिवर्सल सिटीजन का कंसेप्ट है। एक मदरसा इंडोनेशिया का बच्चा आकर के भारत में आता है, डॉक्टर बन जाता है, मान लीजिए, या यहाँ का बच्चा जाता है रशिया में जाके डॉक्टर बन जाता है, या यहाँ का एक लड़की जाती है मैनेजमेंट सीख के UK से आ जाती है। तो ये तो एक तरह का फ्यूजन हुआ ना, और ये फ्यूजन को अगर हम लेके चलेंगे तो NEP में बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, NEP को हमको अडॉप्ट उसी हिसाब से करना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, सही तरीके से लेके चलना चाहिए। और जब आप सही तरीके से लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि साहब हमारे साथ कोई भेदभाव हो रहा है या उन्होंने कोई गलत फैसला किया है। मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसी चीज़। लेकिन हाँ, सही दिशा देना ज़रूरी है, सही गाइडेंस देना है, कम्युनिटी लीडर्स को भी सही देना है। मुझे तो बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो एक बशीर बदर बहुत मशहूर, बिल्कुल, तो उनका एक शेर है कि साहब तुझे एतबारो यकीन नहीं, तुझे एतबारो यकीन नहीं, नहीं ये दुनिया इतनी बुरी नहीं, न मलाल कर मेरे साथ था, जो गुजर गया सो गुजर गया। वाह, तो हम तो इसी पे चलेंगे कि साहब जो गुजर गया वो गुजर गया, आगे चलो भाई, देखो आगे बहुत कई सारे ऐसी संस्थाएं हैं जहां आप जुड़ोगे, जहां जाओगे, कई ऐसी देयर आर वर्ल्ड्स टू बी डिस्कवर्ड एंड टू बी लिव्ड इन। तो आपने बिल्कुल हमेशा एक फॉरवर्ड सोच रखी है और ऐसी पोजीशंस पे भी आप रहे हैं, IRS रहे हैं और कई नीति निर्धारण उसमें आप शामिल रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो पीछे एक मसला रहा वो वक्फ का भी रहा, उसके ड्राफ्ट में भी आप थे शुरुआती दौर में।
क्या पोजीशन है वक्फ की और क्या लगता है कि क्यों इसको बदला जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जब अल्पसंख्यक मंत्रालय में था तो मैं डायरेक्टर वक्फ होता था। मैंने 3 मंत्रियों के साथ काम किया है। हम लोगों ने वक्फ अमेंड भी किया है और हमें खुशी होगी बोल के कि हमारे जो सचिव थे अल्पसंख्यक मंत्रालय के या जो लॉ सेक्रेटरी थे, वो दोनों में से कोई मुस्लिम नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह एक्सेप्ट किया है। ये है भारत, जहाँ पर लोग सोचते हैं कि साहब ये आपकी चीज़ है, आपकी धरोहर है, सही तरीके से चलाइए तो सही। सही तरीके से चलाना तो उसकी चाबी है ना। अब वक्त मिला था कि साहब उसमें हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, हम अपने कब्रगाहों की, कब्रिस्तान की हिफाजत करेंगे, हम उससे कुछ ऐसा फ़ायदा पहुंचाएंगे जहां कुछ बच्चे पढ़ सकें, कुछ अस्पताल बन सके, कुछ हज में लोगों को जाने में फ़ायदा हो सके। तो कई जगह हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा। केरला अगर आप जाएंगे तो लेकिन इसका दुरुपयोग ज़्यादा हुआ। मैं उस पर आ रहा हूँ। केरला अगर आप जाएंगे, आप कर्नाटक जाएंगे, आंध्रा जाएंगे, वहाँ लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया है और हर एक चीज़ कंप्यूटर पे है। हम लोगों ने किया था जब हम आए थे तो कि साहब सारी वक्फ की ज़मीन को कंप्यूटर पे लीजिए, तभी आप समझ सकेंगे कि वक्फ में क्या हो सकता है और क्या नहीं। तो कंप्यूटर जहाँ जहाँ आया है वहाँ पर लोगों ने बहुत तरक्की की है। लेकिन जैसे जैसे आप हमारे यूपी की तरफ आएंगे, बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ जाएंगे, तो ये जो बहुत अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत कम होती जाती हैं। आपको तो हड़पने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। हड़पना वर्ड तो मैं नहीं कहूँगा, एनक्रोचमेंट है। एनक्रोचमेंट है। अब आपको मैं बता देता हूं, चूंकि मैं गया था 18 जगह लेके गया था वक्फ कमेटियों को, जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, पूरे भारत में 2 साल में ये प्रक्रिया पूरी हुई थी और तभी अमेंडमेंट हुए थे 2013 में। तो हम लोगों ने देखा कि साहब अगर आप कलकत्ता जाते हैं तो टॉलीगंज क्लब पूरा का पूरा वक्फ पे है। अंग्रेजों ने क्यों दिया था? टीपू सुल्तान को जब मारा गया था तो उनकी फैमिली को वहां से हटा करके अंग्रेज कलकत्ता ले आए थे और वो वक्फ बना के दिया था। वो वक्फ धीरे धीरे टॉलीगंज क्लब बन गया। उसका किराया जाता है लेकिन किराया मार्केट वैल्यू पर नहीं जाता है, वो पगड़ी के तौर पे है। इसी तरह से विंडसर मैनर होटल है बेंगलोर में, पूरी की पूरी वक्फ प्रॉपर्टी पे है, वहाँ भी किराया पगड़ी के तौर पे जाता है। कई जगह आप देखिएगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो वक्फ को सबसे पहले तो इन दिनों में करना यह था, वक्फ बोर्डों को या वक्फ काउंसिल को या मंत्रालय को या स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप वक्फ प्रॉपर्टी से इंक्रोचमेंट हटवा देते, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ तामीर करा देते जिससे पैसे आते और वो पैसा चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज़ होता। वो कुछ जगह हुआ है लेकिन मेरे ख्याल से 60% 70% नहीं हुआ है। अगर उस दिशा में अमेंडमेंट जाता है और हम कुछ कर सकते हैं तो मैं वेलकम करता हूं। लेकिन वक्फ की एक अपनी पहचान है। पहचान यह है कि वो 1400 साल पहले से, जब हमारे प्रॉफेट नबी साहब आए थे, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने पहला वक्फ उस जमाने से चला आ रहा है जो आज तक चला आ रहा है। तो उसमें एक रूहानियत है, एक शरीयत का एक कंसेप्ट है, उतने ही तक उसका है। उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन आप लाएंगे वक्फ का, तो वो बिल्कुल गवर्नमेंट को पूरा पावर है पार्लियामेंट में उसको एक्ट बनाने का और उसमें अमेंडमेंट करने का। जी बिल्कुल सर, लेकिन उसमें जो 2-3 क्लॉज थे जिस पर आपत्ति आई कि जैसे वाई नॉन मुस्लिम मेंबर, मैं भी सोचता हूं कि उसमें जो हम लोगों ने 2013 में बनाया था कि साहब मुस्लिम मेंबर्स को ही रखा जाए, क्योंकि उसमें एक चीज़ होती है कि जो माइनॉरिटी के लोग ही कहते हैं कि साहब जो टेम्पल हैं, तिरुपति मंदिर है या क्रिश्चियनों के चर्च हैं या उनकी जो संस्थाएं, उसमें कोई मुस्लिम नहीं जाता है, नहीं बनता है मेंबर, तो वक्फ में क्यों बनाया जाए? तो उसका बेस्ट रास्ता ये है कि वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनको एक्स ऑफिशियो 1-2 को बना सकते हैं आप। वोटिंग राइट मत दीजिए, एक्स ऑफिशियो बनाइए ताकि सरकार भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेड हो, वो लोग भी नॉन मुस्लिम्स हों और वो लोग देखें कि वक्फ कैसे चलता है। सीईओ जो होता है वक्फ का, उसको आपको मुस्लिम रखना पड़ेगा, इसलिए कि सीईओ को ही पूरी बात पता है। अगर आप नॉन मुस्लिम रखेंगे तो उसको समझने में 5 साल लग जाएंगे कि वक्फ क्या है, क्या ज़मीनें हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे एक और उसमें था कि कलेक्टर फैसला ले सकता है कि ज़मीन वक्फ की है कि नहीं है, तो ये पावर कलेक्टर को दिया जाना नहीं, मेरे ख्याल से गलत है। इसलिए कि ये वहाँ पर एक सर्वे कमिश्नर होता था पहले। सर्वे कमिश्नर अगर अपना रोल पूरी तरह से निभा होता तो ये नौबत नहीं आती। सर्वे कमिश्नर को ये पावर था सीईओ के साथ मिलके कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर इस पर कोई अतिक्रमण हुआ है, इंक्रोचमेंट हुई है, तो डीसी को बता दे, कलेक्टर को बता दे और उसको खाली करा देगा कलेक्टर से राय मशवरा लेकर के इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा। लेकिन अगर आप कलेक्टर को ही सारा पावर दे देंगे, एक तो कलेक्टर
कितने दिन के लिए आते हैं? 2 साल 3 साल में ट्रांसफर होता है। जब तक वो समझेंगे तब तक वो चलेंगे, फिर दूसरा आदमी आएगा, उसको वक्त समझने में फिर 5 साल लगेंगे। और एक धार्मिक एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए, शायद वो थोड़ी पीछे हो जाएगी। आप ये जरूर कहिए कि कलेक्टर साहब एक्स ऑफिशियो उसके मेंबर बने, देखें आकर के, देखें, कोई हर्ज नहीं है। मैं खुद गवर्नमेंट का आदमी रहा हूं, मैं जाता था, मैं एज ए मुस्लिम तो कहीं नहीं गया, मैं एज ए डायरेक्टर वक्फ जाता था। हमारे साथ जो सेक्रेटरी महोदय थे वो सेक्रेटरी होके जाते थे। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मेरे टाइम में 2-3 सेक्रेटरी अजमेर शरीफ की दरगाह गए और देखा उन्होंने अपनी आंख से, और उन तीनों में से कोई भी मुसलमान नहीं था। तो इससे बढ़ के हमारा और सेकुलर क्रेडेंशियल्स क्या हो सकता है? उसी ढर्रे पर वक्त चला है, चलने दिया जाए। लेकिन साथ साथ जो वक्फ बोर्ड है, वहाँ करप्शन अगर है तो उसको दूर किया जाए, ऑडिट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट वर्किंग होना चाहिए, और वक्फ के जो ऑब्जेक्टिव हैं जो नहीं पूरे हुए हैं उनको पूरे कराइए। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज वन मेजर फैक्टर जिस पर काम होना आई चाहिए। एग्री, आई टोटली एग्री। देयर हैज टू बी, यू हैव टू पुट इन अ मेथड which not only scrutinizes but audits also and puts the things in public domain। ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, पब्लिक को पता होना चाहिए, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसमें साथ देना चाहिए। लेकिन जो वक्फ का जो एक मतलब कहिए उसको ओरिजिन है, उसको भी बरकरार रखा जाए, मेरा ये कहना है। थैंक यू सर, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। होप करती हूँ कि आपकी जो कोशिशें हैं, प्रयास जो आप लगातार कर रहे हैं, लोगों को मुख्य धारा में आप जोड़ सकें, अल्पसंख्यक समुदाय को, वो आप ज़रूर उसमें आपको सफलता मिले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कहूँगा कि आपका चैनल खूब आगे जाए और अच्छी बातें जाए। थैंक यू, धन्यवाद सर।